फार्मा सेक्टर पे बात करना इसलिए इस वक्त ज़रूरी है क्योंकि अब फार्मा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हलचल में है। वो नेगेटिव न्यूज़ की वजह से है, लेकिन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसका बिना किसी का काम चल भी नहीं सकता है। सुदीप सर, मैं ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगा सबसे पहले कि फार्मा सेक्टर को ट्रंप के टैरिफ से अभी रिलीफ मिला हुआ है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर पे ट्रंप के टैरिफ का खतरा है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये फार्मा सेक्टर ऐसा है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप रातों रात तो बना नहीं सकते हैं, और यूएस भी चाहेगा कि चीन के मुकाबले ज़्यादा हम इंडिया से फार्मा के प्रोडक्ट वहाँ पे खरीदें। तो नियर फ्यूचर में फार्मा सेक्टर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा मौजूदा हालात का, इसकी संभावना कितनी है? जी, लक्ष्मण जी, मुझे तो लगता है दबाव आएगा। देखिए, ट्रंप का इलेक्शन ऑलराइट। में जो जो इलेक्शन के प्रोमिसेस जो थे, उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो मेडिसिन के प्राइस घटाएँगे वो। ये उनका जो वोटर बेस है, उसको कमिटमेंट था कि ड्रग्स के प्राइसेस वो कम करेंगे और इस पे काम करना वो ज़रूर चाहेंगे। और देखिए, आज जो सबको चिट्ठी मिला है, ये उसी दिशा में है। शायद उनको ये समझ में आ गया कि एक एक लमसम टैरिफ लगाने से वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, अचानक यूएस में मैन्युफैक्चर करना मुश्किल होगा और टैरिफ लगाएंगे, उसका असर कस्टमर को ही आएगा उसके ऊपर। तो वो शायद कस्टमर के हित में नहीं है, जो कि उनके वोटर बेस है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वो दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जो कि सीईओ और कंपनीज पे दबाव डालेंगे प्राइस को सिग्निफिकेंटली यूएस में कम करने के लिए। अब इसका सही गलत इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, पर बात यह है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे पर्टिकुलरली इंडियन जो कंपनीज है, जो यूएस में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव तो रहेगा, ये मुझे लगता है। और इस दबाव और इस माहौल में मैं तो बहुत दिनों से यही कह रहा हूं कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनीज का ज्यादातर बिजनेस नॉन यूएस मार्केट्स में है, उस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप तो मार्केट में है मुनाफे के लिए, आप मार्केट में है निवेश के लिए, आप इस झंझट में मत जाइए। जब तक यूएस में ये सब चल रहा है, तब तक आप दूसरे सेक्टर में, दूसरे एरियाज में जो कंपनीज फार्मास्यूटिकल काम करते हैं, उस पे फोकस करिए। या फिर ऐसी कंपनियां जो यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करती हों? जी, जी, बिल्कुल सही। यही यही ये इसी पे मैं ध्यान देने के लिए निवेशक को रिक्वेस्ट कर। गौरांग शाह साहब, फार्मा सेक्टर पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि अभी ब्रेक पे जाने से पहले अभी अचानक से मुझे याद आया, जैन साहब कह रहे थे कि फार्मा सेक्टर में जब भी डिप मिले ले लेना चाहिए। वो बुलिश थे। मैं इनके पास आऊँगा वापस से, पहले आपकी राय जान लेता हूँ मैं। जैन साहब, आ रहा हूँ आपके पास में। अब देखिए, लटकती तलवार तो फार्मा के क्षेत्र के ऊपर है। टैरिफ हम्म, जो विराम दिया गया है हाल फिलहाल। अब हम्म, रात को क्या सपना देखेंगे और सुबह उठ कर के एक एग्जीक्यूटिव कौन सा साइन कर देंगे ऑर्डर, ये ट्रम्प साहब की हम्म, बुद्धिमत्ता के ऊपर है। तो लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पर कि फार्मा क्षेत्र फिर यहाँ पर अलग-अलग अ, एक भाग हो जाते हैं, हिस्से हो जाते हैं। आप फिर सीडीएमओ, जेनेरिक्स, एपीआई, बायोसिमिलर, अ, हम्म, मैं और भारत में भी अगर आप देखने जाएँ तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आज एक आम सामान्य नागरिक का जो जीवन है, और जिस तरह की कठिनाई हेल्थ केयर को लेकर के जिस तरीके से परिस्थितियाँ हैं, अ, हम्म, भारत ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। और उसके साथ-साथ हाँ, अमेरिका के तरफ जो ज़्यादा माल बेचते हैं, उन पर मेरे ख्याल से थोड़ा मैं ये नहीं करूँगा कि निवेश नहीं कर सावधानी रखनी चाहिए। नॉन सावधानी रखना चाहिए। मार्केट जहाँ पर है, वो बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। हम्म, हम्म। सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि भारत अपने आप में बहुत बड़ा बाजार यहाँ पे फार्मा के लिए बनता जा रहा है। पंकज, जैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखो लक्ष्मण भाई, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। द रीजन, द लॉजिक बिहाइंड की आई एम स्टिल प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक ऑन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हेल्थ केयर यूएस में एज ऑफ टुडे भी बहुत कॉस्टली हैगी। और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द रेटरिक जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ या जनरली, आई थिंक वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जो वहां का हेल्थ केयर है और ज्यादा महंगा हो। ठीक है, उनकी इंटेंशन उसको सस्ती करनी है। एंड व्हाट इंडियन कंपनीज आर डूइंग, इंडियन कंपनीज ज्यादातर जेनरिक ड्रग्स वहां पर दे रहे हैं। आई थिंक व्हाट ही इज आफ्टर मोर आफ्टर द ब्रांडेड ड्रग्स। ब्रांडेड और जेनरिक में मेरे को, दो आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दिस, मेरे को लगता है अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंशियल है। तो अगर उनका जो हिट रहेगा, जो उनका इनिशियल टारगेट एरिया रहेगा,
दैट कुड बी द ब्रांडेड ड्रग्स, और जो जेनरिक ड्रग्स हैं उसको मेरे को लगता है कि ठीक है, ही विल प्ले ऑन द रेटरिक, ही विल प्ले ऑन द गेम, कि उसमें अगर कहीं भी बड़ा टैरिफ लगाते हैं तो उसका जो खामियाजा है वहां के कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा, वहां का जो हेल्थ केयर है और ज्यादा महंगा होगा. सो आई थिंक इफ वी वर्क ऑन द लॉजिक, इफ वी वर्क एक बैक ऑफ द एनवलप पे वर्क करें, तो मेरे को लगता है जो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर है जो वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक 30% प्लस जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है वो इंडियन कंपनी से जा रहे हैं. वहां पर करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का आई थिंक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री से. तो आई थिंक आई वुड स्टिल प्ले अ वेट एंड वॉच गेम. बट जैसा वी हैव बीन ट्राइंग टू टेल आवर इन्वेस्टर्स कि अगर फार्मास्यूटिकल में बिकॉज ऑफ द यूएस रेटरिक अगर कहीं भी फॉल आता है या करेक्शन आती है, आई थिंक वील हैव टू बी रेडी विद विच काइंड ऑफ companies we want to buy into, और वो companies with a pinch of salt, with some kind of smallish risk element to take, I think one should try to accumulate that. So that is one reason. एक और ब्रॉडर में थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि ये जो सारा यूएस रेट्रिक चल रहा है, जो प्रेसिडेंशियल ट्रम्प का रेट्रिक चल रहा है, आई थिंक ब्रिक्स जो एज अ नेशन, जो एज अ ब्लॉक है, आई थिंक दैट इज वन ब्लॉक जिसको शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प टेम नहीं कर पाए. एंड चाइना इज टू बिग अ कंट्री, टू बिग एनिमल, आई थिंक उससे वो ठीक से नहीं फाइट कर पा रहे. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक उनका एंगर इंडिया जैसी कंपनी पे इंडिया जैसी कंट्री पे, सॉरी बेग योर पार्डन, जा रहा है. सो आई थिंक इट मे बी अ टेम्पररी काइंड ऑफ फिनोमिना. एट एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि समझौता होना चाहिए. बट दीज आर 3-4 मेजर फैक्टर्स जो अभी प्ले आउट हो रहे हैं. एंड एज ऑफ टुडे जस्ट दैट, कई बार ऐसे हम बोलते हैं कि जो अच्छी चीजें आती हैं कई बार बंडल्स में आती है और नेगेटिव खबर भी बंडल्स में आती है. तो इट्स जस्ट दैट कि अगर हम विज़ हम अपनी मार्केट देखें, इस टाइम शायद नेगेटिविटी ज्यादा फ्लोइंग कर रही है, बट इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये बादल छट जाएंगे. चलिए, आप बहुत आशावादी, हम सबको आशावादी रहना भी चाहिए. अनुराग सिंह साहब, इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव रखा, पंकज जैन साहब ने, कि यूएस में हम लोग इंडिया की तरफ से ज़्यादा फार्मा प्रोडक्ट भेजते हैं और दरअसल जेनरिक होता है, और ट्रम्प साहब का फोकस ब्रांडेड पे है. तो इस लॉजिक के आधार पर जैन साहब का कहना है कि इंडियन फार्मा कंपनियों पे बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होगी. आपका व्यू क्या है? नहीं, जेनरिक तो पैटेंट एंड ऑफ पेटेंट की कहानी है इसमें लक्ष्मण जी. सो जो हम बनाते हैं वो ऑफ पेटेंट जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं. और ये जो कंपनीज की अर्निंग्स हैं, जो तमाम मर्क, लिली, फाइजर, सब जो आप जो कंपनीज का नोवो, यू नो, दे ऑल थ्राइव ऑन पेटेंटेड ड्रग्स. जेनेरिक से फायदा नहीं होता. एक बार ड्रग ऑफ पेटेंट हो जाता है 20 साल के बाद में, फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती. फिर तो वो $100 से $2 पे आ जाता है. देखिए, इसमें एक लार्जर कहानी है. जैसे आईटी में हो रहा ना कि एआई आ गया तो अब वो मैन पावर का गेम नहीं रहा. एक छोटा सा एलिमेंट ऐड करता हूँ, देन फार्मा पे लाइन हम शिफ्ट करते हैं. पिछली बार हमारी चर्चा अच्छी हुई. एक बात मैं कहनी भूल गया. व्हेन आई सेड कि ये कंपनीज अब मैन पावर पे नहीं और ये मार्जिन्स प्रोटेक्ट करेंगी अपने, तो मैन पावर ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन कंपनीज का मार्केट शेयर और मार्जिन्स बरकरार रहेंगे. एक करेक्शन उसमें छोटा सा ये था जो मैं कहना चाहता था कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इससे ड्रॉप हो जाता है. लेकिन क्योंकि अगर कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़ती है तो मार्केट उसका वैल्यूएशन फिर कम देता है. तो ये 30-35 के वैल्यू मल्टीपल जो है वो 15-20-25 के मल्टीपल भी हो सकते हैं. अगर हम 2020 से पहले जाएं तो 15-16-18 के मल्टीपल पे चलते थे इन्फोसिस, टीसीएस, राइट. तो एक वो एलिमेंट वहां पर जरूरी था, विच आई फॉरगॉट द लास्ट टाइम. सो करेक्शन वो भी चर्चा करेंगे, आईटी पे भी आएंगे. और फार्मा में तो नाउ लेट मी मूव टू फार्मा. देखिए, फार्मा में लक्ष्मण जी डिसरप्शन फार्मा में भी हो रहा है. वो ये हो रहा है कि केमिकल एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स जो थे वहां से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स पर कहानी जा रही है. तो वो ड्रग्स बड़े डिफरेंट होते हैं. उन पर इंडियन कंपनीज का जो जेनेरिक मार्केट पे कब्जा था ट्रेडिशनल ड्रग्स पर, वो बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स पे अभी वो पकड़ नहीं है, और ना वो उस किस्म का अभी रिसर्च है. तो वो एक ट्रांजिशन होगा, तो वो एक और डिफिकल्टी पैदा करता है. एडिशनली हेल्थ केयर यूएस का 18% ऑफ जीडीपी गोज इनटू हेल्थ केयर. उसमें तकरीबन अबाउट 8 ट्रिलियन, अबाउट रफली अबाउट 900 बिलियन से 600-800, ये बिकॉज उसमें इक्विपमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, हेल्थ केयर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं. बट तकरीबन 1 ट्रिलियन जाता है ड्रग्स फार्मा कंपनीज को ओवरऑल पाई जाता है पूरी इकोनॉमी में. सवाल ये हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली जा रहा है कि ये कंपनीज मिसयूज कर रही हैं, और ये दोनों पार्टीज में इसमें एग्रीमेंट है.
तो ये इस बजट को कंप्रेस करेंगी और वो उनके मेडिकेयर मेडिकेड के बजट्स में दिख रहा है कि वो हर साल 1-1% काट लेते हैं, तो अल्टीमेटली 10 साल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन इसमें होगा। तो मैं ये मानता हूं कि मार्जिन्स पे प्रेशर है यूएस में और कंपनीज पे रहेगा भी, जिसका मतलब ये है कि वो ऑफ कोर्स वेंडर्स को स्क्वीज इन करेंगी। तो बहुत अच्छे सेक्टर्स नहीं है, दो वजह से। वन, डिसरप्शन हो रहा है बायोसिमिलर्स का, बायोलॉजिक्स का, वहां पे इंडियन कंपनीज रेडी नहीं है, फार्मा कंपनीज। सेकंड, प्राइस प्रेशर कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा और टैरिफ प्रेशर भी आ सकता है। चलिए टैरिफ ना आए, लेकिन प्राइस प्रेशर सप्लायर की तरफ से आएगा, तो सॉरी हालांकि अपने बायर की तरफ से आएगा। तो कुल मिला के मैं इस, देखिए बाय द वे, मैं फार्मा सेक्टर को ना यहाँ पर भी लक्ष्मण जी मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़ा एक दो कंपाउंड पे मेक और ब्रेक है। आप फाइजर जैसी कंपनी देख लीजिए, कहाँ स्टॉक था और मतलब आधे से नीचे गिर गया है, जस्ट बिकॉज कोविड वैक्सीन में ऊपर आया और उसके बाद उनके पास कोई पाइपलाइन ड्रग्स की नहीं है। तो ये बड़ा मेक और ब्रेक होता है और इसमें इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही सारी काम की बात होती है और वो हमें पता नहीं होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। सारे जो राजा से रंक और रंक से राजा बनते हैं वो फार्मा में ही बनते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी के अलावा, राइट? और बहुत डेंजरस गेम है। तो आई वुड एनीवे स्टे अवे फ्रॉम इट। आई स्टे अवे इवन विद इन द यूएस मार्केट। इंडिया में तो खैर जेनेरिक्स का प्ले है, मैं जनरली उसको प्रेफर नहीं करूंगा। आई थिंक द बेस्ट इज बिहाइंड दी फार्मा कंपनीज फॉर इंडिया, और वो काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, अभी की बात नहीं है लक्ष्मण जी। हालांकि अपने हाँ हालांकि अपनी अपनी राय, हालांकि आपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया कि जो नए तरह के फार्मा प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो उसमें इंडियन कंपनियों का बहुत ज़्यादा उसमें दखल नहीं होता है। इस पे हम लोग और भी डिबेट लंबा कर सकते हैं, लेकिन बहस अधूरी रह जाएगी अगर हम लोग आईटी पे चर्चा ना करें तो। चूँकि आईटी में ये था कि बीच में जितना गिर गया था, तो हम लोगों की, कई लोगों की राय ये थी कि अब आईटी में समय आ गया है कि पैसा लगाइए और आईटी बेहतर करने की तरफ खड़ा है। लेकिन देख रहे हैं कि मैं डेटा देख रहा था कि एक महीने में आईटी इंडेक्स 11% से ज़्यादा टूट चुका है। तो अब क्या लगता है, अब और भी टूटने की गुंजाइश यहाँ पे दिख रही है क्या? वो ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सुदीप सर आपसे, क्योंकि फेड ने तो ब्याज दरें घटाई नहीं, ऊपर से यूएस में महंगाई का खतरा है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आईटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज़ जो दिग्गज कंपनीज़ हैं, उनके ज़्यादातर के 50% प्लस अर्निंग्स यूएस से आता है, रेवेन्यू यूएस से आता है। और यूएस कॉर्पोरेट्स में अभी एक थोड़ा बहुत अनिश्चयता का माहौल है, और जैसे सारे आईटी कंपनीज़ के जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया, उसमें ये साफ हो रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो अलॉट नहीं हो रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन किया जा रहा है। कुछ पोस्टपोनमेंट भी आ रहे हैं। तो सारे आईटी कंपनीज अभी थोड़ा कॉशियस हैं फ्यूचर को लेके, और कोई भी अपना जो 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 प्रेडिक्शन, जो आने वाले दिनों का जो फोरकास्ट वो देते हैं, वहां पे बहुत कॉशियस हो रहे हैं या देना देना सही नहीं समझ रहे हैं। तो इस माहौल में, या अनिश्चयता का माहौल में, मैं तो ये समझूंगा कि थोड़ा बहुत सतर्क हमको भी रहना चाहिए। आईटी में खरीदारी करने से थोड़ा रुक कर रहना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है। यूएस इकोनॉमी में एक सुधार आता है, मोमेंटम वापस आता है यूएस इकोनॉमी, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आता है, तब वापस आईटी में एंट्री कर सकते हैं। तब वापस में आईटी में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है सुदीप सर, मैं एक छोटा सा कमेंट गौरांग शाह साहब से ले लूँ, फिर शो को यहीं पे रैप अप करना पड़ेगा। गौरांग शाह साहब, आईटी पे आपका व्यू? जो पिछली बार था वो आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। और ये जो 11% करेक्शन की आप बात कर रहे हैं आईटी सूचकांक की, देखिए परिस्थिति है, और ये परिस्थिति किसी भी क्षेत्र पर आ सकती है। चाहे आज आईटी है, कल शायद कोई दूसरा क्षेत्र हो सकता है, परसों कोई तीसरा क्षेत्र हो सकता है, और तब तक शायद आईटी में सुधार भी हो सकता है। तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आईटी क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि आने वाली तिमाही में भी शायद आपको जो झलक पहली तिमाही में दिखाई दी आईटी क्षेत्र की कंपनी के नतीजों में और मैनेजमेंट की टिप्पणी कारोबार की रणनीति में, वो आपको दूसरी या शायद तीसरी तिमाही में भी दे सकती है। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले दोहराई, कि आप निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, और अगर परिस्थिति में सुधार होता है तो आपको उसका लाभ मिलेगा अगर आपने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया है। और ये परिस्थिति 3 साल पहले भी आईटी क्षेत्र पर आई थी लक्ष्मण भाई। अमेरिका मंदी की चपेट में जाएगा, धीमापन आएगा, आईटी में बिकवाली हुई थी। 3 साल बाद आप देखिए परिस्थिति सुधार हुआ, आज ठीक है, वापस जो ट्रम्प टैरिफ तांडव नृत्य हो रहा है उसको लेकर के अमेरिका में शायद